जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, हमने काफी चीजें जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर काफी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन एक इनवैलिड पेंशन के लिए और कुछ और चीज बच गई हैं, उसको हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर दी है, इनवैलिड पेंशन की बात कर दी है, लिबरलाइज पेंशन की बात कर दी है, इम्पेयरमेंट रिलीफ की बात कर ली है। इम्पेयरमेंट रिलीफ का कैलकुलेशन हम समझा चुके हैं, मंथली वाइज और ग्रेजुएटी के साथ जो जुड़ के आएगा, कम्यूटेशन की गणना के अनुसार किस प्रकार से होगी उसमें मैंने पूरा कैलकुलेशन समझा रखा है। लिबरलाइज पेंशन की कैलकुलेशन बता रखी है, पूरा डिटेल में क्या कानूनी तौर पर किस प्रकार से रेगुलेशन, इंडियन आर्मी मिलिट्री के जो रेगुलेशन है ERGMO 2023 के अकॉर्डिंग या GMO 2008 के अकॉर्डिंग, तो किस में बदलाव हुआ और किस में नहीं हुआ है, वो पूरा डिटेल में मैंने हर वीडियो में समझा रखा है। और इनवैलिड पेंशन के बारे पर भी मैं समझा चुका हूं, लेकिन आज हम बात करेंगे इनवैलिड पेंशन नाना केसेस की बात करेंगे। इस बात को हम समझने की कोशिश करें। फिर भी आपका कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज बात करेंगे इनवैलिड पेंशन नाना केसेस की बात करेंगे, यानी कि नो, यहां पर लिखा है नाना, यानी कि नॉट एट्रिब्यूटेबल एंड नॉट एग्रीवेटेड। तो इस वाले केसेस में आपको क्या पेंशन ऑथराइज है। पहले क्या होता था, 2019 से पहले क्या होता था कि जो 10 साल सर्विस करता था, पूरी कंप्लीट करता था 10 साल, तो उस वाले केसेस में पेंशन ऑथराइज होती थी। उस वाले केसेस में क्या होती, पेंशन ऑथराइज होती थी। लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है, 2019 के बाद क्या कर दिया गया कि 10 साल से जो नीचे भी होंगे उनको भी नाना केसेस में पेंशन ऑथराइज होगी, तो इनवैलिड पेंशन होगी। तो उसकी शर्तें क्या होगी उनको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा इनवैलिड पेंशन मे बी ग्रांटेड टू सर्विस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस। इनवैलिड पेंशन ग्रांट हो सकता है वे सर्विस पर्सनल को, यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के उन जवानों को इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस, जिनको इनवैलिड करार दिया जाता है, ठीक है, यानी कि उनको घर भेज दिया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी इनक्योर्ड। उनकी डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है विच इज नॉट एट्रिब्यूटेबल एंड नॉट एग्रीवेटेबल। जब वो एट्रिब्यूटेबल ना हो, ना ही वो एग्रीवेटेड हो। एट्रिब्यूटेबल मतलब होता है सेना में रहते हुए उनके साथ कोई हादसा, चोट पटक लग जाती है तो वहां पर उसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठता है। एक होता है एग्रीवेटेड, सेना में रखते हुए उसका कोई हादसा हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एग्रीवेटेड, यानी कि कोई बीमारी लग जाती है तो इन कारणों से जो है उसे एग्रीवेटेड कहा जाता है, जिसका लॉन्ग टर्म में कोई भी, मतलब लॉन्ग टर्म तक उसका इलाज चलते रहे, यानी कि बुढ़ापे तक उसका प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे एग्रीवेटेड कहते हैं। इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि GMO 2008 और ERGMO 2023 21 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग जो है इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। 2019 में ही इसका परिवर्तन हो चुका था कि 10 साल से पहले नाना केसेस में पेंशन ऑथराइज होगी। तो यहां पर कैटेगराइजेशन ऑफ रेगुलेशन 82 की ऑथराइजेशन है इसकी। और अथॉरिटी ऑफ इनवैलिड पेंशन, यानी कि अथॉरिटी इनवैलिड पेंशन की क्या है, रेगुलेशन 58 ऑफ पैरा 2008 पैरा फर्स्ट। तो यहां पर जो है इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस नहीं हुआ, 2019 में ही डिफरेंस हो चुका था, अंदर आ चुका था, परिवर्तन हो चुका था। PBOR से मतलब होता है पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक हु इज इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस। जो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी डिसऑर्डर, यानी कि किसी भी डिसऑर्डर में वो इनवैलिड आउट होता है, इंक्लूडिंग इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब होता है कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, होता है इंसान को, फौज में गया, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, तो किसी को भी यहां पर कोई भी तकलीफ हो सकती है, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि मेंटल स्टेबिलिटी भी उसकी गड़बड़ा सकती है, तो किसी भी कारण भी हो सकती है। वो डोमेस्टिक भी हो सकता है और फौज के कारणों से भी हो सकता है, किसी भी कारण से भी हो सकता है। रिजल्टिंग फ्रॉम इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मीन्स होता है मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उसका उपभोग करना,
मतलब उसको बहुत ज्यादा लेना। इन ड्रग्स मतलब किसको, ड्रग्स का बहुत ज्यादा उपभोग करता हो, ड्रग्स लेता हो। ड्रिंक्स यानी कि बहुत ज्यादा ड्रिंक यानी कि लिक्कर को कंज्यूम करता हो, यानी कि शराब मदिरा इत्यादि बहुत ज्यादा हो पीता हो। फिर लिखा है विच वॉज विद इन हिज कंट्रोल, जो कि जो है उसकी कंट्रोल में यहां पर विल बी एलिजिबल फॉर इनवैलिड पेंशन। ऐसे केसेस में भी जो है इनवैलिड पेंशन ऑथराइज है। ये साफ साफ से लिखा है यहां पर कि उन लोगों को भी इनवैलिड पेंशन मिलेगा जो किसी भी हालत में, लिखा ना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसऑर्डर, किसी भी डिसऑर्डर का शिकार हो। मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटली वो स्टेबल नहीं है, या वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता हो, बहुत ज्यादा वो लिखकर कंज्यूम करता हो, तो उस वाले केसेस में नाना केसेस बनेगा, तो उस वाले केसेस में भी उनको यहां पर इनवैलिड पेंशन मिलेगी। एएलएमसी मतलब होता है ए लो मेडिकल कैटेगरी, पर्सनल हु इज रिटायर्ड ऑब्लिक डिस्चार्ज, यानी कि एक लो मेडिकल कैटेगरी वाला आर्मी जवान, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से बिलोंग करता हो, यानी कि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेन करता हो, तो वो जो है रिटायर्ड होता है या वो डिस्चार्ज होता है फ्रॉम सर्विस फॉर वांट ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट कंपेटेबल विथ हिज एलएमसी शैल आल्सो बी एलिजिबल। अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट कंपेटेबल विथ एलएमसी विथ एलिजिबल फॉर इनवैलिड पेंशन वेयर डिसेबिलिटी, जिसकी डिसेबिलिटी जो है यहाँ पर नीदर एट्रिब्यूटेबल, यानी कि ना ही वो एट्रिब्यूटेबल है और टू नॉर एग्रीवेटेड, ना ही जो है वो एग्रीवेटेड है बाय मिलिट्री सर्विस, तो ना ही वो यहां पर एट्रिब्यूटेबल है और ना ही एग्रीवेटेड है। उन वाले केसेस में उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। एट्रिब्यूटेबल क्या होता है, एग्रीवेटेड क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और जो इसकी ऑथराइजेशन है अमोडी लेटर नंबर 16/2008 टू डी पेंशन पीओआई डेटेड 5/5/2009 का है। और रिटायर्ड ये रीड, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, यहां पर रीड होगा, रीड विद अमोडी लेटर नंबर 2 पेंशन सी डेटेड 31 जनवरी 2001 का ये लेटर है। CS 5/1/2020 का ये इसमें फिर दोबारा से इसमें परिवर्तन हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 के बाद जो है 10 साल की सर्विस भी कंप्लीट ना हो तब भी जो है नाना वाले केसेस में यहां पर पेंशन, इनवैलिड पेंशन ऑथराइज है। यहां पर मैंने लिखा है इनवैलिड पेंशन क्या ऑफिसर्स को ऑथराइज है, क्या इनवैलिड पेंशन ऑफिसर्स को मिलता है, तो यहां पर ना वाला सवाल है। द मिनिमम पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एक्चुअली रेंडर्ड एंड रिक्वायर्ड फॉर इनवैलिड पेंशन इज 10 ईयर्स और मोर। यहां पर यह लिखा है कि इनवैलिड पेंशन जो है यहां पर 10 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए या 10 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इनवैलिड पेंशन मिल सकता है 2019 के लेटर के अकॉर्डिंग, यानी कि 10 साल से भी कम सर्विस अगर है तो उसको नाना वाले केसेस में इनवैलिड पेंशन मिल सकता है, लेकिन उसकी शर्तें कुछ और हैं, उसकी बात हम आगे वाले पैरा में करेंगे। फॉर लेस देन 10 ईयर्स सर्विस एंड वेयर पेंशन इज नॉट एडमिजिबल, यानी कि क्या है, लेस देन से अगर 10 साल से आपकी सर्विस कम है, जो जहां पेंशन नॉट एडमिजिबल, यानी कि पेंशन जो है वहां पर ऑथराइज नहीं है, 10 साल से कम सर्विस है, इनवैलिड ग्रेजुएटी शैल बी इनएडमिजिबल, इस प्रकार जो है उनको यहां पर इनवैलिड ग्रेजुएटी दी जाएगी, यानी कि वो इनवैलिड ग्रेजुएटी पाने के लिए वो उनके लिए जो है ऑथराइज होगा। तो इस प्रकार से है, लेकिन 2019 के लेटर के अकॉर्डिंग जो है यहां पर नाना केसेस में 10 साल से भी किसी की सर्विस कम है तो उनको इनवैलिड पेंशन नाना केसेस में मिलता है। तो दोस्तों जिसका हमको इंतजार था वो चीज अब बात आ चुकी है कि आखिर 10 साल से कम सर्विस होने पर नाना वाले केसेस में क्या इनवैलिड पेंशन मिलता है और उसकी शर्तें क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 10 साल से कम सर्विस होने पर भी नाना केसेस में यहाँ पर इनवैलिड पेंशन मिलेगी। तो अमूडी का लेटर नंबर 12 जून 2019 का ये ऑब्लिक डी पेंशन ऑब्लिक पीओआई डेटेड 16 जुलाई 2020 का ये अमूडी का लेटर नंबर है। और इसमें लिखा है हाउएवर तथापि इनवैलिड पेंशन इज आल्सो एडमिजिबल टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु वर आर सर्विस
यानी कि ये इसका कहने का मतलब है कि तथापि इनवैलिड पेंशन भी एडमिजेबल होंगे वे आर्म्ड फोर्सेस जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेन करते हैं, वे सभी पर्सनल थे या हैं सर्विस और आफ्टर 4 जनवरी 2019, यानी कि 4 जनवरी 2019 के बाद 4 जनवरी से 2019 से पहले की बात नहीं हो रही है, 4 जनवरी 2019 के बाद की बात हो रही है, विद लेस देन 10 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि उनकी 10 साल से भी अगर कम सर्विस है। इन केसेस वेयर पेंशन आर, तो किस वाले केसेस में उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगी? इनवैलिडेट होना चाहिए था, इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ एनी बॉडीली, यानी कि इनवैलिड जो है इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस होना चाहिए, किस अकाउंट के आधार पर होना चाहिए? या मेंटल इन्फर्मिटी होनी चाहिए, दिमागी रूप से कोई कमजोर हो, या जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंसैनिटी की प्रॉब्लम हो, तो वहां पर जो है यानी कि हम पागलपन जिसे कह सकते हैं, शर्माने वाली बात नहीं है इसमें, किसी के साथ भी ये दुर्घटना हो सकती है। विच इज नीदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रीबेटेड, या तो एट्रीब्यूटेबल नहीं है ना ही वो एग्रीबेटेड है मिलिट्री सर्विस, तो ठीक है ना। एंड विच इज परमानेंटली इनकैपेसिएट्स, यानी कि परमानेंट जो है इनकैपेसिएट्स है, मतलब वो परमानेंट काम का नहीं है, देन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, जो है मिलिट्री सर्विस से, इस प्रकार से मिलिट्री सर्विस से एज वेल एज सिविल रीएम्प्लॉयड, यानी कि सिविल में भी वह काम करने के योग्य नहीं है, तो उन वाले केसेस में जो है यहाँ पर नाना केसेस में जो है इनवैलिड पेंशन ऑथराइज है। वो सिर्फ 4 जनवरी 2019 वाल के बाद जिनके साथ ही हादसा होता है तो उनके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि उनके लिए ऑथराइज है, यानी कि 4 जनवरी 2019 से पहले जो लोग होंगे तो उनके लिए कौन सा ऑथराइज होगा? या तो उनका जो ग्रेजुएटी में जो है 10 साल बाद वाला नियम लागू होगा जीएमओ 2008 के अकॉर्डिंग, और जो बाकी जो 10 साल से कम वाली सर्विस होगी लेस देन सर्विस में उनका ग्रेजुएटी के साथ जो है वो जोड़ दिया जाएगा, और यानी कि उनको ग्रेजुएटी मिलेगी और ग्रेजुएटी के साथ उनको अमाउंट जोड़ दिया जाएगा। लेकिन 4 जनवरी 2019 के बाद जो यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे तो वहां पर जो है वो सिविल में रीएम्प्लॉयड पाने के योग्य नहीं होंगे, और इस प्रकार से कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो जिसमें वो सिविल में काम नहीं कर सकते ना ही मिलिट्री में कर सकते, उन वाले केसेस में नाना केसेस में इनवैलिड पेंशन ऑथराइज होती है। तो दोस्तों अब पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा कि इनवैलिड पेंशन आखिर क्या है और इनवैलिड पेंशन किन शर्तों के आधार पर दी जाती है और कहां-कहां पर कौन से रूल्स ऑथराइज होते हैं। लेकिन अब हम इनवैलिड पेंशन के कैलकुलेशन को समझने की समझेंगे कि किस प्रकार से 10 साल से अगर ज्यादा सर्विस हो और 10 साल से कम सर्विस हो तो यहाँ पर इनवैलिड पेंशन किन आधारों पर कितनी क्या कैलकुलेशन होगी और किस आधार कितनी उसको इनवैलिड पेंशन पर मंथ मिल पाएगी। लेकिन अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, मैं सेकंड वीडियो जो है उसकी कैलकुलेशन की बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आप तसल्ली आपको इससे खुश हैं तो आप हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, अपनी बड़े भर में चैनल को शेयर करें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। लेते हैं आपसे विदा, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।